हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। हैप्पी न्यू ईयर बच्चों, सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं नए साल के लिए। तो आप लोग बहुत तरक्की करो, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में आपके एडमिशन हो, जो आपने सोचा है आपको सब मिले। मेरी यही शुभकामनाएं आप सभी के लिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नया लेक्चर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है बच्चों, इसके डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। खूब मेहनत करना, दिल लगा के पढ़ना, ठीक है। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, पहला टॉपिक है हमारा। इसके अंदर डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सियल लाइन के ऊपर निकालना है। तो पहले तो आपको ना एक फॉर्मूला बता दूं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसको हम पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू KQ/R। ये फॉर्मूलाज बच्चों आपको याद रखने हैं अच्छे से, ठीक है। तो इन फॉर्मूलाज, ये फॉर्मूले का यूज बहुत ज्यादा है। देखो यूज इसका भी बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है। इसका यूज जैसे हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो डिस्टेंस के हिसाब से, और ये वाला है जैसे चार्ज के हिसाब से वर्क डन कैलकुलेट करना हो, पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो। ये डिपेंड करता है आपको स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, ठीक है। जो अब हम टॉपिक करने जा रहे हैं ना, उसमें हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है KQ/R, क्योंकि हमारे पास एक डायपोल है। एक डायपोल की वजह से आपको P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों? सबसे पहले तो सारे डिस्टेंस ना सेंटर से मेजर करते हैं, O पॉइंट से, ठीक है। ये जो हमारा O पॉइंट है, ये वाला, यहां से हमने P पॉइंट को R दूरी पे रखा है। तो इस प्लस से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? R-A हो जाएगी ना। और यहां से इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? R+A हो जाएगी। अब पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V ड्यू टू पॉजिटिव एंड V ड्यू टू नेगेटिव, इनका सम कर दो, बस सिंपल सा कंसेप्ट है। तो आपको V1 की जगह क्या लिखना है? KQ/R। R कितना है? मैंने पॉजिटिव के लिए माना है 1, और इसके लिए दूरी कितनी है? P की R-A पुट कर दिया। फिर माइनस का साइन आएगा, क्यों? क्योंकि वैसे तो हम प्लस का साइन लगाते हैं, अब यहां पे चार्ज माइनस का है ना, तो V2 की वैल्यू ना -KQ/R+A है। बस मैंने यहाँ पे माइनस का साइन यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो यहां से कॉमन ले लो। अब कॉमन क्या आएगा? KQ कॉमन आ जाएगा, और इसका एलसीएम ले लो आप। एलसीएम लेना आप सभी को आता है, R² - A²। अब प्लस वाली टर्म यहां आ जाएगी, माइनस वाली टर्म यहां आ जाएगी, और इसको आप क्या करोगे? अब सॉल्व कर लो, R से R कैंसिल हो जाएगा, 2A बचेगा। तो R² - A², वही आइडेंटिटी लगी ना, A² - B²। तो ये आपके पास आपका एक आंसर आ गया। अब इसमें ना एक स्पेशल केस होता है, आप सभी जैसे जानते हैं, आपने देखा भी होगा कि अगर मान लो पॉइंट है, जैसे मान लो ये डायपोल है, इसका ये वाला डिस्टेंस A है, मैंने ये जो R डिस्टेंस है ये बहुत दूर माना है। कहने का मतलब क्या है? जो R की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। किसको? जो छोटी वैल्यू होती हो। तो मैंने यहाँ पे R को बड़ा माना है, तो मैं A को नेग्लेक्ट कर देता हूं। तो A को 0 पुट कर दो या नेग्लेक्ट कर दो, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा? PK/R², ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है इसके अंदर इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन के हिसाब से कहां पे होगा? इक्वेटोरियल लाइन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बच्चों कि माइनस और प्लस जो आपका डायपोल है, इसके परपेंडिकुलर Y एक्सिस के ऊपर आपको P पॉइंट कोई मान लिया, वहां पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे कितने चार्जेस हैं? एक चार्ज, दो चार्जेस हैं। दोनों का डिस्टेंस भी सेम है, क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया। तो पाइथागोरस से इसका डिस्टेंस निकाल सकते हो आप। तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? KQ/R। R की वैल्यू इतनी है। दूसरा V2 की वैल्यू KQ/R। अब आप देख रहे हो, दोनों को जब हम ऐड कराएंगे तो एक चार्ज माइनस का है ना, तो आपका नेट आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो इसका आंसर 0 होता है बच्चों इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है MCQs के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको ये बता दिया कि ये होता कैसे है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चों इसके अंदर आगे। नेक्स्ट है जनरल पॉइंट। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या करना होता है? जनरल पॉइंट का मतलब या एट एनी पॉइंट का मतलब क्या होता है? हमें ना यहां से ना इसकी डिस्टेंस नहीं पता होती कि जनरल पॉइंट का मतलब क्या होता है बच्चों। मान लो ये कोई भी पॉइंट P है, अब ये इससे कितना दूर है? मैंने R1 मान लिया। इससे कितना दूर है? मैंने R2 मान लिया, और ये R है। मुझे नहीं पता कि ये एंगल कितना है। अगर मान लो इस P पॉइंट को मैं यहां रखूंगा तो ये एंगल बदल जाएगा ना। इस P पॉइंट को यहां रख रहा हूं तो ये एंगल बदल रहा है। अब अगर मैं आपको पिछले दोनों टॉपिक के बारे में एक बार बताऊं तो उससे ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। मान लो ये माइनस है, ये प्लस है, डायपोल हो गया।
यहाँ पे अगर मैं कोई पॉइंट रख रहा हूँ तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी ना। अगर मैं वो पॉइंट यहाँ ले आया तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री हो गई। इक्वेटोरियल का मतलब 90 तो होता है ना। अगर मान लो आपको मैं बोलता हूँ कि मैंने ना कोई पॉइंट ना यहाँ रख दिया तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा इसका, 30 डिग्री मान लो, कुछ भी मान लो, 30, 45। तो अब ऐसे आपको ना कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि मान लो 60 डिग्री के ऊपर कोई पॉइंट है, वहां पे निकालना है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमने ना एक फॉर्मूला बनाना है। उस फॉर्मूला को बना करके थीटा की वैल्यू कोई भी डाल दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको करने का तरीका क्या होता है। अब ये एक डाइपोल है, मैं आपको डायग्राम फिर से बना के दिखा देता हूँ। जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है P, यहाँ पे ये एंगल है थीटा। ठीक है, तो ये दूरी कितनी है, R1 मान लो, ये वाली दूरी कितनी है, R2 मान लो। अब देखो बच्चों, अब मुझे क्या करना है, मुझे R1 का इस R सेंटर से दूरी कितनी है, इसकी R है। ठीक है, ये R है। ये वाला अगर मैं परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ कर दूं तो ये वाली साइड इतनी के बराबर हो जाएगी ना। मान लो इसको मैं n मान लेता हूं। ठीक है, जैसे मैंने इस डायग्राम में तो a माना है, चलो a मान लो इसको, ये a हो गया, ये b हो गया। तो बी ए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ये वाला जो हिस्सा है, ये जो मैं इसको थोड़ा ये ब्लैक वाला अगर मैं यहाँ से कट कर दूं तो P से लेकर के A तक और P से लेकर के B तक ये बराबर आ जाएगा ना। ये एक तरीका होता है, इसको याद रखना। कुछ नहीं करना, सिर्फ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इस वाली वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, बड़ा आसान है। अगर मान लो आपको ये पता है ये A है तो ये ऐसे हो गया, ये वाला हिस्सा ये ऐसे हो गया, तो ये एंगल थीटा हो गया ना। तो आपको पता है ये A है तो ये क्या हो जाएगा, A cos थीटा हो जाएगा। तो ये ऊपर क्या है, ये R है, तो R में से A cos थीटा अगर घटा दूं तो मेरे पास R की वैल्यू R1 के बराबर आ जाएगी ना। R का मतलब है यहाँ पे PA की वैल्यू, समझ में आ गया। तो यहाँ देखो PA की वैल्यू किसके बराबर है, R1 के बराबर है। देखो मैंने यहाँ मेंशन भी कर रखा है, सब कुछ मैंने हिंदी में भी लिख रखा है। R1 और R2 को पता करना है। पोटेंशियल निकालने का तरीका क्या होता है, V1 V2 दोनों को मैंने जोड़ दिया। अब एक माइनस का साइन होता है तो वहां बीच में माइनस आ गया। तो R1 और R2 हमारे लिए क्या हैं, ये हमारे एक ऐसे डिस्टेंसेस हैं जो हमें नहीं पता, क्योंकि जनरल पॉइंट की बात चल रही है। आपको क्या करना है, BA परपेंडिकुलर टू OP। अब देखो यहाँ पे BA परपेंडिकुलर टू OP, उसके बाद OA की वैल्यू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट A cos थीटा। एज आई टोल्ड यू, मैं यहाँ बता चुका हूँ आपको, वेक्टर आपका थोड़ा बहुत ठीक होना चाहिए इसके लिए। सो द वैल्यू ऑफ द AP इक्वल टू द BP। तो R की वैल्यू कितनी हो गई, अब आप इसको कैंसिलेशन में डाल सकते हो ना भाई। जैसे मान लो मेरे को PO में से OA निकाल दूं तो मेरे पास PA आ जाएगा ना। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से इसको समझ लेना, बैक कर करके समझना इसको। ठीक है, R माइनस A cos थीटा, तो R1 हो गया आपके पास। ठीक है, तो R1 की वैल्यू R माइनस A cos थीटा है ना। सिमिलरली अब देखो ये वाली साइड जो है वो इससे तो बड़ी है ना, तो हमने क्या करा, इसको एक्सटेंड कर लिया, ऐसे एक्सटेंड। तो ये वाली वैल्यू अब इस पूरी के बराबर होगी। देखो ये ऐसे दिख रहा है ना, नियरली इक्वल दिख रहा है। तो हम ऐसे कह सकते हैं PD की वैल्यू PC के बराबर है। तो R2 में यहां तक तो R है ही, ये R है ना, ये वाली वैल्यू R है, ये R है ना। इसमें अगला कंपोनेंट क्या जुड़ेगा, ये हाइपोटेनस हो गया, ये क्या हो गया, बेस। तो बेस क्या होता है, A cos थीटा, तो ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी, A cos थीटा। तो R प्लस A cos थीटा, ये R2 हो गया। ये लिखते हैं यहाँ पे, हर चीज को अच्छे से मैंने लिख रखा है, इसको ढंग से पढ़ना। इसका PDF जो है आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकाल लेना। ठीक है, और इसकी बार बार प्रैक्टिस करना, बस अब कुछ नहीं करना। R माइनस A cos थीटा, R प्लस A cos थीटा, फिर दोबारा वही LCM लो, LCM लेकर के जो कटता है उसको काट दो, और जो बचता है यहाँ पे ना बच्चों, एक चीज आप हमेशा भूलोगे, इसको याद रखना अच्छे से, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस कम हुई तो ये आपको बार बार दिमाग में नहीं आएगा कि P क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है, Q इंटू 2A इसको बोलते हैं। तो P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2A क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। तो यहाँ पे हम लोग Q इंटू 2A को P से रिप्लेस कर देंगे और cos थीटा, ये आपका आंसर आ गया। बस अब फिर दोबारा वही कहानी, अगर पॉइंट बहुत दूर है, A बहुत छोटा हो गया, तो उसको नेग्लेक्ट कर दोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। अब इसमें स्पेशल केस भी आप जनरेट कर सकते हो। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, V की वैल्यू, अगर मान लो मैंने बोला थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, तो इसका मतलब एंगल 0 डिग्री मतलब पॉइंट कहाँ लाई करता है, एक्सियल लाइन पे। ठीक है, एक्सियल लाइन यही होता है ना, ऐसे एक्सियल लाइन।
तो v की वैल्यू क्या हो गई, पी के कॉस 0 डिग्री डिवाइड बाई आर का स्क्वायर, तो पी के बाई आर का स्क्वायर हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया। एक्सियल लाइन, अगर इक्वेटोरियल लाइन आपने ऊपर करा है तो आपने देखा होगा उसमें आंसर 0 आया था, तो पी के कॉस 90 बटा आर का स्क्वायर, कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है, तो आंसर 0 आ गया। इसका मतलब हमारा फॉर्मूला करेक्ट है। ठीक है, थोड़ा सा पहचान करने का तरीका होता है। ठीक है, नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड। अब देखो यहाँ पे डाइपोल को रख दिया, ठीक है, अब डाइपोल ऐसे है, ये एक्सटर्नल फील्ड है, इसमें डाइपोल ऐसे रख दी ऐसे। अब इस पे कोई फोर्स लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ये उधर जाएगा, नेगेटिव इधर जाएगा, यह दिख रहा है आपको। तो नेट फोर्स कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि QE इधर लग रहा है, माइनस QE पीछे लग रहा है। ठीक है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन याद रखना। नेट चार्ज डाइपोल पे कितना होता है, वो भी 0 होता है, क्योंकि प्लस Q माइनस Q, अगर इसका आप सम करोगे आंसर 0 आएगा। तो टॉर्क निकालने का तरीका क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है, इन दोनों में से कोई एक ले लो, QE लग रहा है तो QE फोर्स आ गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया बच्चों, ये थीटा एंगल हो गया, ये हाइपोटेनस कितना है 2a है, तो ये क्या हो जाएगा 2a साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा 2a कॉस थीटा। हमें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करना है ना, 2a कॉस थीटा मतलब सॉरी 2a साइन थीटा, 2a कॉस थीटा क्या है हॉरिजॉन्टल, तो हमें परपेंडिकुलर चाहिए 2a साइन थीटा। ठीक है, ओके, तो टॉर्क की जगह पे एक जगह फोर्स पुट करोगे, एक जगह आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a साइन थीटा पुट करोगे, तो Q इंटू 2 अभी बताया था मैंने P होता है, तो PE साइन थीटा, P क्रॉस E, क्योंकि A क्रॉस B क्या होता है AB साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों 11th का कंसेप्ट है ये। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, तो आपका थीटा 0 पुट करोगे, टॉर्क 0 आ जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब टॉर्क नहीं जनरेट हो रहा। दूसरा, अगर आप 90 डिग्री एंगल लेते हो डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, तो आंसर कितना आएगा आपके पास, मैक्सिमम PE, तो इसको मैक्सिमम फोर्स बोलते हैं, या मैक्सिमम टॉर्क लगेगा इसके ऊपर। ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, और टॉर्क की वैल्यू PE साइन 80, तो इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर रहता है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट है इसके अंदर, इसी का ही सेकंड पार्ट है पोटेंशियल एनर्जी। देखो तुम्हें टॉर्क निकाल लिया बच्चों, अब टॉर्क की वजह से क्या होता है, ये रीस्टोरिंग टॉर्क हो जाता है हमारा, जैसे प्लस और माइनस एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, तो इसमें ना एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम वर्क डन से कंपेयर करते हैं, तो वर्क डन मतलब वर्क डन के इक्विवेलेंट होती है एनर्जी, तो ये मैंने लिखा भी हुआ यहाँ पे। तो वर्क डन क्या होता है, टॉर्क इंटू डी थीटा। टॉर्क क्यों लिया, क्योंकि एंगुलर मोशन चल रहा है इसके अंदर। ठीक है, टॉर्क की वैल्यू डाल दो, PE साइन थीटा, डी थीटा क्या होता है, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन, टॉर्क। बस पहले डाइपोल मान लो किसी भी एंगल थीटा 1 पे थी, बाद में कितने पे हो गई, थीटा चेंज हो गया, क्योंकि फील्ड लग रहा है यहाँ पे। जब थीटा चेंज होगा तो क्या होगा, उसके अंदर एनर्जी अलग तरीके से स्टोर होगी। ठीक है, तो अब थीटा 1 से थीटा 2 तक इंटीग्रेट कर दो। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा का डी थीटा क्या होता है बच्चों, माइनस का कॉस थीटा, तो यहाँ पे माइनस मैंने बाहर ले लिया, कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 ले लिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बच्चों एक फॉर्मूला तो ये होता है, कई बार ना न्यूमेरिकल आते हैं तो उसमें लिखा होता है पहले जो डाइपोल थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग थी, तो वहां पे थीटा 1 की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी, अलोंग बोला ना मैंने यहाँ पे। उसके बाद बोलते हैं कि वो ना 60 डिग्री पे आ जाती है, तो थीटा 2 को 60 पुट कर देना। तो कहने का मतलब है इस तरह से आपको स्टेटमेंट को ना 1-2 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कई बार बच्चे बोलते हैं सर हमें ना एंगल नहीं लेना आ रहा, कैसे कर लिया इन्होंने, तो वो इसलिए क्योंकि आप स्टेटमेंट ढंग से नहीं पढ़ते। तो अलोंग वर्ड, पैरेलल वर्ड, ये वर्ड आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, इसको ढंग से ना 1-2 बार प्रैक्टिस करो, 2-3 PYQs करो, हो जाएगा क्लियर, मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये याद रखना। उसके बाद कई बार क्या आता है इसके अंदर कि हमें ना डॉट प्रोडक्ट का केस पूछ लिया जाता है कि डॉट प्रोडक्ट डाइपोल मूवमेंट का और इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें क्या बताता है, हमें एनर्जी बताता है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या बताता है, अभी ऊपर किया था, टॉर्क बताता है, ये याद रखना। क्रॉस क्या बताता है, टॉर्क बताता है, और डॉट प्रोडक्ट क्या बताता है, हमें ये बताता है एनर्जी स्टोर्ड इन अ डाइपोल। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, तो थीटा 1 की वैल्यू स्पेशल केस है, हमने ये डॉट प्रोडक्ट बनाना है,
थीटा 1 की वैल्यू 90 पुट कर दो और थीटा 2 की वैल्यू कोई भी एंगल पुट कर दो, तो 90 पुट करोगे कोस 90 जीरो हो जाएगा, और थीटा 2 को थीटा पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, पीई कॉस थीटा। ये आपका आंसर आ गया बच्चों। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पोटेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इसके अंदर। अच्छा, वन मोर थिंग, इसके अंदर ना आप ना एक काम और कर लेना, एक ना इक्विपोटेंशियल नाम का एक टॉपिक है सरफेसेस, ये जरूर करना और रिलेशन कर लेना E इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी आर वाला, ये जरूर करना है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज भी आ जाती हैं, आपको ये अच्छे से पढ़ना है टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है बच्चों, एक कैपेसिटर एक डिवाइस होता है जो कि चार्ज को स्टोर करता है, तो एबिलिटी होती है इसके अंदर बहुत सारा चार्ज स्टोर करने की। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, देखो बच्चों आपने पढ़ा है जैसे कि चार्ज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल होता है, Q इज इक्वल्स टू सी वी होता है, C इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी होता है। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, कभी भी कैपेसिटेंस निकालनी हो चार्ज को वोल्टेज से भाग कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। जितने भी डेरिवेशन हम आज करेंगे ना, सब में देखना, मैं बार बार यही स्टेप उठाऊंगा, आपको इसी स्टेप की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, डेरिवेशन आ जाए आप 1 मिनट में कर लोगे। तो Q इज इक्वल्स टू सी वी, Q बाई वी फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं। अब दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, यहाँ पे ना वेद फॉर्मूला याद रखना है। कई बच्चे ने इसको वेद बोलते हैं, जैसे वेद प्रकाश के नाम से याद कर लेते हैं, जैसे वेद प्रकाश बोल दिया। वेद का मतलब क्या होता है, V मतलब पोटेंशियल, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, और D मतलब डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कह लो या इक्विपोटेंशियल सरफेस कह लो, वो डिपेंड करता है आप ये फॉर्मूला यूज कहाँ कर रहे हो। तो आज यहाँ पे कैपेसिटेंस के लिए कर रहे हो तो इसको क्या बोलोगे, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। ठीक है, ओके। अच्छा, E की वैल्यू क्या होती है, अगर आपने गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन देखा था ढंग से तो उसमें E की वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। अब यहाँ 2 प्लेट है ना, एक प्लस की एक माइनस की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर के बीच में कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको याद रख लो, अदरवाइज गॉस थ्योरम का शीट वाला एप्लीकेशन ढंग से करना। ठीक है, उसमें 2 शीट के बीच का करना, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्लस माइनस कितना होता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ठीक है, ये कर लेना। अच्छा, अब सिग्मा क्या होता है, Q बाई ए होता है, सिग्मा Q बाई ए होता है, मैं लिख देता हूँ, सिग्मा की वैल्यू Q बाई ए होती है। इसको पुट कर दो बस। अगर आप इसको पुट करते हो, देखो टारगेट क्या था, हमें कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस के लिए क्या पता होना चाहिए, चार्ज और V पता होना चाहिए। हमारा टारगेट हर बार क्या होगा, V निकालना। V के लिए वेद फॉर्मूला यूज करो, E की वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट पुट करो, Q बाई ए पुट करो सिग्मा को, और अब जो आंसर बना इसको उठा करके यहाँ पुट कर दो, बस आपको आपका आंसर मिल गया। दीज आर दी फैक्टर्स जो कि कैपेसिटेंस को अफेक्ट करते हैं। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर या फ्री स्पेस, एयर या फ्री स्पेस, और एरिया ऑफ द प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है बच्चों, अच्छे से याद रखना। अभी बीच में ना एयर थी इसके बीच में, अभी हम आगे करेंगे इसके अंदर अलग अलग मीडियम डालेंगे। कंडक्टिंग स्लैब डाल लेते हैं पहले। अगर मान लो कंडक्टिंग स्लैब हम भर देते हैं जो कि पार्शियली फिल्ड है, पूरी नहीं है, जैसे मान लो हमने क्या करा, इसमें इतनी सी प्लेट डाल दी, ये हवा है, ये हवा है, और ये क्या है, सी मतलब कंडक्टिंग प्लेट डाल दी। अब आपको तो पता है कंडक्टर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ठीक है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, क्योंकि इसकी एक खास बात होती है, ये क्या करता है, बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करता है। जितना आप दोगे ना कंडक्टर को, उतना ये वापसी दे देगा। जैसे कार में बैठे हम सेफ होते हैं, अगर बाहर से बिजली गिरे, बादल हों, कार के ऊपर बिजली गिरे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है उसके अंदर, कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अच्छा कंडक्टिंग स्लैब भर दी। अब फिर वही दोबारा कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, Q बाई वी। V कैसे निकालते हैं, वेद फॉर्मूला। अब यहाँ पे ना 2 चीजें होंगी, एक तो यहाँ पे एयर है, उसका इलेक्ट्रिक, उसका पोटेंशियल, एक यहाँ पे क्या है, कंडक्टर है, उसका पोटेंशियल। ठीक है, तो हमने दोनों को ऐड करा दिया, V ड्यू टू एयर, V ड्यू टू कंडक्टर। अब V के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, V इज इक्वल्स टू E इंटू डी। हवा कितनी जगह पे है, हवा पहले D में थी, अब D में से ना T थिकनेस का कंडक्टर आ गया तो D माइनस टी कर दिया। कंडक्टर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और कितना मोटा कंडक्टर है, T थिकनेस जितना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में, अब कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होता है, उसको 0 लिख दिया, बाकी क्या बच गया, E नॉट D माइनस टी। समझ में आ गया अच्छे से, ओके। अब E नॉट की वैल्यू वही दोबारा, E की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है, इसको पुट करो। सिग्मा क्या होता है, Q बाई ए होता है, इसको पुट करो। लो जी, उसके बाद फाइनल जो आएगा आपके पास, इसको उठा करके उसमें पहली इक्वेशन जो हमने मानी है उसमें पुट कर दो, बस आपके पास आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक स्लैब एक है पार्शियली फिल्ड, एक है फुल्ली फिल्ड। पार्शियली फिल्ड कर लेते हैं पहले। ये बिल्कुल कंडक्टर की तरह है, बस एक खास बात है, जहां पे तुमने यहाँ
कंडक्टर में जीरो किया था, यहाँ जीरो नहीं होता क्योंकि ये एक इंसुलेटर है। डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? इंसुलेटर, जैसे कंघी, शीशा, ये सब इंसुलेटर होते हैं क्योंकि इनके सरफेस पे ना चार्ज रह जाता है। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट इसके अंदर क्या रहेगा? अब एयर कितनी जगह पे है? सेम ऊपर वाले की तरह। और डाइलेक्ट्रिक कितनी जगह पे है? E इंटू टी, बिल्कुल सेम है, बस वो जीरो नहीं होएगा, थोड़ा सा चेंज होएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था के वाला। के का फॉर्मूला क्या होता था? के का फॉर्मूला होता था फोर्स इन एयर बाय फोर्स इन, के का फॉर्मूला मैं दोबारा बता देता हूं, फोर्स इन एयर बाय फोर्स इन मीडियम। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू इन एयर बाय में क्यू इन मीडियम। ठीक है, तो हमें क्यू से क्यू काट दिया, ये फॉर्मूला मैंने बना दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कि ये कैसे आया। तो आपको याद रखना है इज इक्वल्स टू ई नॉट बाई ई एम हो गया। ई एम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई एम का मैंने ई माना है, तो ई नॉट बाई के आपका आंसर आ गया। बस आपको ना इस पूरी फॉर्म को ना ई नॉट की फॉर्म में कन्वर्ट करना था क्योंकि कॉमन आ जाएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, अलग अलग फील्ड नहीं रहेंगे। बस यहाँ से ई नॉट कॉमन आ गया तो बचेगा आपके पास डी माइनस टी प्लस टी बाई के। टी थिकनेस है डाइलेक्ट्रिक स्लैब की, के उसका कांस्टेंट है, वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, तो बस अब Q की सिग्मा की वैल्यू Q बाई ए डाल दो। अब इसको उठा करके उसी इक्वेशन में डाल दो। मतलब आप बार बार क्या कर रहे हो? V पता कर रहे हो, फिर क्या कर रहे हो? Q बाई वी इसमें पुट कर रहे हो। लो जी, आपका आंसर आ गया एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये आपका आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, अब लास्ट है इसके अंदर फुल्ली फील्ड। अब फुल्ली फील्ड है बच्चों, ये पूरा इसके अंदर कोई हवा नहीं है, कुछ भी हवा नहीं है ना। तो हमने हवा के लिए केस क्या पढ़ा हुआ है? एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी पढ़ा हो ना। अब हवा नहीं है तो मीडियम के लिए हम क्या करते हैं? हम एयर को रिप्लेस कर देते हैं एप्सिलॉन एम से। बस एप्सिलॉन एम का फॉर्मूला अभी ऊपर करवा चुका हूं मैं आपको। ठीक है, तो दोबारा भी देख लो। फोर्स इन एयर होता है ना, फोर्स इन एयर, फोर्स इन मीडियम। अब फोर्स इन एयर को पुट करते हो तो एप्सिलॉन, और हमारा क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा ना। जब आप फोर्स इन एयर पुट करोगे, फोर्स इन एयर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर का स्क्वायर। और फोर्स इन मीडियम क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा बच्चों, सॉरी, एप्सिलॉन एम आएगा। बस इसको अब अगर आप भाग करते हो तो ये वाली टर्म ऊपर जाएगी, तो ये कटेगा, ये कटेगा, कटेगा, सब कटेगा, तो एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आप पुट कर दो। एप्सिलॉन एम की जगह क्या आ जाएगा? के एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो बस एप्सिलॉन, ये इसकी वैल्यू क्या होती है? सी नॉट होती है, तो इसको सी नॉट लिख दिया। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से के टाइम्स बढ़ जाती है। और के की वैल्यू ना एयर के लिए 1 होती है और के की वैल्यू बाकी सब के लिए ज़्यादा होती है 1 से। तो इसका मतलब कैपेसिटेंस क्या हो रही है? बढ़ रही है। समझ में आ गया बच्चों? कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा बच्चों। इसमें से जो मेन टॉपिक्स थे वो मैंने सारे कवर कर दिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और बच्चों को भी फायदा हो। ठीक है बच्चों, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। ओके, ऑल द बेस्ट।